सो इन द प्रीवियस टॉपिक हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उसमें हमने एल्वेओलाई की बात भी की थी। तो हमने देखे थे इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने क्या बोला था, एल्वेओलाई। सो एल्वेओलाई देखा जाए तो एल्वेओलाई है क्या? द फर्स्ट थिंग इज इट इज अ यूनिट ऑफ लंग। एल्वेओलाई जो है वो इस तरीके से होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस ऐसे ही बहुत सारे एल्वेओलाई, थाउजेंड्स ऑफ एल्वेओलाई आर प्रेजेंट कहाँ पे? लंग्स। तो लंग्स जो है, ये एक लंग हो गया, यहाँ पे जो दूसरा लंग होगा, तो ये सारी जो लंग्स है ये किससे बने हैं? एल्वेओलाई से। तो एल्वेओलाई आर यूनिट ऑफ लंग्स, राइट, एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि लंग्स का काम क्या है? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन करना। तो और लंग्स किससे बने हैं? एल्वेओलाई से बने हैं। तो जब हम किसी को भी अगर हम छोटे छोटे यूनिट्स में वो कर देते हैं इस तरीके से, हमने बहुत सारे एल्वेओलाई बना दिए लंग्स में, ठीक है। अब अगर हम एल्वेओलाई ना करते, लंग्स जो है वो अगर इस तरीके से होता और इसी के अंदर एयर जाती और यही इन्फ्लेट करता, ठीक है, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, इसके भी अंदर छोटे छोटे सैक से बना दिए, अब इनके अंदर एयर जाती। तो जब हम किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे में डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जितना जितना रेस्पिरेशन इस अकेले लंग्स ने करना था उससे ज्यादा ये एल्वेओलाई कर देगा, राइट। तो इसका सेकंड पॉइंट होगा कि एल्वेओलाई की वजह से क्या होता है, लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, राइट, एंड दीज आर वेरी थिन वॉल्ड, वेरी थिन वॉल्ड, बहुत पतली वॉल होती है एल्वेओलाई की। क्यों? क्योंकि देखो ये एल्वेओलाई है और मैंने ये बनाया एल्वेओलाई एक, और इसकी ये क्या है, मेम्ब्रेन है। तो ये बहुत थिन होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास से ही क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी, और ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड होगा, ये ब्लड होगा, और यहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होना होगा। तो जितनी पतली दीवार होगी, गैसेस इजिली जा सकती है, तो इसलिए एल्वेओलाई जो है बहुत ही थिन वॉल होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्वेओलाई है और ये इसकी मेम्ब्रेन है। तो ये जो है बहुत थिन वॉल होगी और इसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और ये स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी होती है, राइट। ओके, नाउ दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी की भी जो वॉल होनी चाहिए वो भी थिन होनी चाहिए, तो ये भी किससे बनी होती है, इसकी वॉल एंडोथेलियम, राइट। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। सो एंडोथेलियम हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और एल्वेओलर मेम्ब्रेन हो गया, राइट। अब ब्रीदिंग में क्या होता है ये बता चुकी हूँ। ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यही है ब्रीदिंग। तो अब हम देखते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो, पहले तो हमें क्या चीज पता है, जो लंग्स है, लंग्स कहाँ पर है, थोरैसिक कैविटी में है, थोरैसिक कैविटी है ना, जो ऊपर की जो स्पेस है वो थोरैसिक कैविटी है, बीच में डायफ्रागम है, और ये थोरैसिक कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, इस तरीके से रिब्स होते हैं। तो जब आप ब्रीदिंग करते हो तो ये जो स्पेस है, वॉल्यूम है जो थोरैसिक कैविटी का, ये भी कम होता है, ज्यादा होता है ना। तो हम सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस, नॉट स्ट्रक्चरल बट हाँ किस किस तरीके से जो चेंजेस होते हैं व्हाइल ब्रीदिंग। तो इनहेलेशन जो है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब
एटीपी की जरूरत होगी, इसमें हमारी बॉडी को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, वो पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। नाउ रिब्स, अब जब हम अंदर ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो रिब्स क्या होते हैं? अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठते हैं, फॉरवर्ड, बाहर की तरफ निकलते हैं, और आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है। तो रिब्स में ये चेंजेस होते हैं। डायफ्राग्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स, इनके बीच में यहाँ पे मसल्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी में ही, इसके बीच में, जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये भी क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, और देखो इनहेलेशन की तो क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया थोरेसिक कैविटी का, है ना। प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। राइट। नाउ जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब क्या होगा? सांस बाहर निकाल दी, रिब्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ गए, बैकवर्ड पीछे की तरफ, और इनवर्ड अंदर की तरफ। डायफ्राग्राम जो होगा वो आर्क शेप्ड बन जाएगा, इस तरीके से। और जो इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स ये रिलैक्स हो जाए। राइट। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितने भी अंदर अंदर जितने भी हमने एयर भरी थी, जब हमने इनहेल किया था, एक्सहेल करके सारी बाहर निकाल दी, तो वॉल्यूम क्या हो गया थोरेसिक कैविटी का? कम हो गया। प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी आल्सो इंक्रीजेस, और जो प्रेशर है थोरेसिक कैविटी का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कैसे होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों तो तुम्हें पता है कि एक्सचेंज होता है। कहाँ कहाँ पर होगा? पहला तो जब हमारा जो एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज वहां पे एक्सचेंज होता है। दूसरा, ब्लड कैपिलरीज से टिश्यूज, यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है ना। तो ये जो दो चीजें हैं, इसको अब हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एल्वियोलाई देगी और बदले में क्या ले लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। और यहाँ पे क्या होगा? ब्लड जो है टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, और ब्लड टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन इसको देगा। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से, जो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि कैसे जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से कैसे ऑक्सीजन अंदर ब्लड में गई। ठीक है। तो ये हम स्टेप देखेंगे, और कैसे फिर ब्लड, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होता है, और कैसे बाइंड होता है और सारी टिश्यूज तक पहुंचता है। ठीक है।